हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का। आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आपके ये +2 में भी है, फिर आगे अगर आप बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो या फर्दर आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हो तो आपको ये वाला जो टॉपिक है वो आगे आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। और ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट अर्न तो वो बाद में करेगी, सबसे पहले तो उसके पास बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए उसके पास फंड्स होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि जो भी बिजनेस के ऑनर्स है, यानी कि जिसके दिमाग में आइडिया आया है, अब वो ये देखेंगे कि कितने हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि हमें कितना पैसा चाहिए और ये पैसा अब हमें चाहिए तो अब हम अपना पैसा कितना लगाए, हमारे पास क्या इतनी कैपिटल है कि जितने में बिजनेस स्टार्ट हो जाए, अगर नहीं है तो हम कहां से फंड्स रेज करें। ठीक है, अब अगर हमने फंड्स को रेज कर लिया, अब उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो हमें करना पड़ता है। यानी कि कोई भी जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो सारे के सारे ये डिसीजंस लेता है। ठीक है, कि हमें फंड्स कहां से मिलेंगे, कितने फंड्स चाहिए, कहां कहां से हमें उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, और कहां कहां पे अपने फंड्स को यूटिलाइज हम फर्दर कहां कहां पे करेंगे। ठीक है, फिक्स एसेट्स में कितना करेंगे, करंट एसेट्स में कितना करेंगे, तो ये वाला जो है इस चैप्टर में आपको पूरा बताया जाएगा। अभी देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, better utilization of finance. It is concerned with the procurement. Procurement का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करोगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स इकट्ठा करना, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, और जो हमने यहां से जो फंड्स हैं जो कलेक्ट किए हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, या तो कहीं शॉर्ट टर्म में या फिर कहीं लॉन्ग टर्म असेट्स में। अब जो लॉन्ग टर्म असेट्स होती है ना, इसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं उसको कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। और जो शॉर्ट टर्म में जहां पर भी हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं, यानी कि डे टू डे खर्चा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, हम अपने फंड्स को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम नीड देखेंगे कि कितनी नीड है, फिर हम उन फंड्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर अपना पैसा है तो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है अपना पैसा तो हम बाहर से कलेक्ट करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम अपना फंड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही क्यों पड़ता है। अब देखिए फर्स्ट है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स कितनी होनी चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर। अब फिक्स एसेट्स जितनी भी होंगी, अब ये देखो फिक्स एसेट्स जितनी होंगी ना, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हाँ भी कितना पैसा चाहिए हमें अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि अब जो फिक्स एसेट्स है वो भी महंगी आती है। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म उससे डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। जैसे कोई लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब इसके अंदर आएगा। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे उसमें से फिक्स एसेट्स कितनी होंगी, और फिक्स एसेट्स कितनी होंगी, और फिर बाद में देखेंगे कि करंट एसेट्स कितनी होंगी। करंट एसेट्स में जैसे कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का क्या प्रोपोर्शन होगा। अगर हमें अपने बिजनेस में फंड्स चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, यानी लंबे टाइम पीरियड तक भाई फंड्स हमारे बिजनेस में रहे, तो जाहिर सी बात है हमारे फंड्स में लिक्विडिटी तो बनी रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब यानी कि कैश की पोजीशन तो अच्छी रहेगी, अगर हमें किसी की पेमेंट करनी है तो हम फटाफट से कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो है कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हम फंड्स अपने पास रखेंगे तो उसका वैसे ही इंटरेस्ट लेवल भी जो है वो बढ़ेगा ही उसी रेट से, तो हमें देखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में इसका क्या होता है,
उल्टा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारे पास पैसा आता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्रोपोर्शन इनका होना चाहिए, कितने हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस से यानी कि हम अपना फंड्स को रेज कर सकते हैं, कितने लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फंड्स रेज करें। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर हमें लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो पैसा कहां से आएगा, शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करें, शेयर्स भी कौन से शेयर्स इशू करें, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करें, या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम बांटते नहीं, अगर बांटते भी है शेयर होल्डर्स में थोड़ा बहुत डिवाइड कर देते हैं, बाकी अपने बिजनेस में ही रख लेते हैं बचा के उसको। तो यानी कि कहां से हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इकट्ठा करें। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस के उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। अब देखो जैसे कि हम डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, अब वो कहां पे दिखेगा, वो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, वो कहां दिखेगा, वो P&L में दिखेगा। पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना जो, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट को हम एज अ एक्सपेंस दिखाएंगे, ठीक है, तो वहां पे वो खर्चा दिखता है, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है। अब जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती है वो भी खर्चा है, तो वो भी उसको हम वहां पे शो करेंगे, ठीक है, P&L में। तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस की अलग अलग आइटम्स का इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे इसके क्या है, रोल है, ठीक है, रोल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कहां पे इन्वेस्ट करें अपना पैसा, फाइनेंसिंग डिसीजन कि हाँ भी फंड्स कहां से रेज करें, और नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन कि जो हमारे प्रॉफिट्स उसमें से कितना पार्ट अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। अब कितना पार्ट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना पार्ट हम अपने आप बचा के रखें, ठीक है, तो वो हम अपना फायदा देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट टू हाउ द फंड्स ऑफ अ फर्म विल बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स। अलग अलग असेट्स में हम अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करेंगे होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये लॉन्ग रन के बेसिस पे भी हो सकता है, शॉर्ट रन बेसिस पे भी हो सकता है। लॉन्ग रन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं, और शॉर्ट रन से रिलेटेड जो डिसीजंस है उसको वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतने का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसका फर्दर पार्ट जो वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल डिसीजन में से पहला डिसीजन कौन सा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी असेट्स में हमें इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमें कितना फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म असेट्स में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। अब जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना वो फिक्स्ड असेट्स के रिगार्डिंग ही होता है। जैसे हमें कोई लैंड परचेज करनी है, या अगर हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है, या बिल्डिंग परचेज करनी है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होता है वो किसके अंदर आता है, कैपिटल बजटिंग के, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी नाम इसका ले सकते हैं हम। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है ना उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजंस क्या होता है, यानी कि जो डे टू डे लाइफ में हमें खर्चा करना होता है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना होता है, किसी को सैलरी देनी होती है, किसी को वेजेस देने होते हैं, तो ये सारे खर्चा जो है वो हमें करना पड़ता है। स्टॉक लेके आना होता है हमें अपने बिजनेस के अंदर, तो इस तरीके का जो खर्चा होता है वो किस में आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, अब ये फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, वो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको भी पता है कि आपके पास मान लो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आप क्या देखोगे कि उसके अंदर भाई कितना क्या है, रिस्क है। अगर मान लो कि कोई 2 प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिल गए कि जिसके अंदर रिस्क सेम है, अब आप दूसरी बात क्या देखोगे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न किस में ज्यादा मिल रही है, यानी कि ऐसा कौन सा बिजनेस हम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कौन सा इन्वेस्टमेंट करें कि जिसके अंदर हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिले, यानी कि प्रॉफिट किसके अंदर ज्यादा मिले। मान लो आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है 15%, ठीक है, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा इतनी % रेट से। सेकंड प्रोजेक्ट है, आपको उसमें प्रॉफिट होगा 22%, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला, क्योंकि इसके अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या मिल रही है, आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है। और इसी तरीके से एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। अब आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है। जिसमें कम रिस्क है आप उसी में इन्वेस्टमेंट करोगे। एक हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, अब आप जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसके अंदर आपको कितने फंड्स की जरूरत है, क्या इतने फंड्स चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जितने आपके पास हो ही ना,
ठीक है। अब आप देखोगे कि उसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि हमें प्रॉफिट बदले में कितना मिलेगा। अगर हम कहीं से उधार लेके पैसा लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर कितने की है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर जो है वो हम देखेंगे। ये तो देखते हैं हम लॉन्ग टर्म में। एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब शॉर्ट टर्म में अब मैंने बताया था कि जो शॉर्ट टर्म है उसको कौन सा डिसीजन कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब अगर हमने ये देख लिया कि वर्किंग कैपिटल जो है हमने अपने डेली बेसिस के खर्चे करने के लिए ज्यादा कैपिटल अपने पास रख ली, ठीक है। अगर उसकी ज्यादा कैपिटल अगर हमने अपने पास रखी यानी कि उसकी एक्सेस अमाउंट रख ली तो वो बेकार पड़ी रहेगी। लिक्विडिटी तो अच्छी रहेगी यानी कि हमारे उसमें बिजनेस में कैश तो अवेलेबल है, लेकिन कहीं और इन्वेस्ट कर ले तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर हम उसको कोई और जगह इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इन्वेस्ट अफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वर्किंग कैपिटल में डेफिसिट है यानी कि अगर वर्किंग कैपिटल में कमी है, हमारे पास इतनी पेमेंट ही नहीं है कि हम किसी को, हमारा कोई क्रेडिटर जो है हमसे पेमेंट देने के लिए आया या हमें कोई सामान खरीदना, उतने पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अब देखो तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ना तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैनेज किस तरीके से करें, उतनी वर्किंग कैपिटल तो हमें रखनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हो गया। अब नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम अपने फंड्स में, मतलब हमें अपने बिजनेस में फंड्स चाहिए तो वो कहाँ से अरेंज करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म उसमें अगर हमें फंड चाहिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करें या रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपने वो पार्ट जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने उसमें शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो आपने अपने पास रख लिया, वो भी आपके लिए एक सोर्स का काम करेगा। आपने डिबेंचर्स इशू करें या लॉन्ग टर्म लोन इशू करें। अब आप देखोगे कि कौन सा इसमें से जो है हम कहां से फंड्स रेज करें। अब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, और जो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन है उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट है ना वो सबसे, यानी कि जो ये डेट वाला जो प्रोसीजर होता है वो सबसे सस्ता सोर्स है, चीपेस्ट सोर्स हम उसको कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स है ना वो क्या है, इसमें हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है इनकम टैक्स के तौर पे भी, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाँ भी ये सस्ता पड़ता है। क्यों, क्योंकि P&L में से ये जो इंटरेस्ट है वो खर्चा मार के हम उसको डेबिट कर देते हैं, लेकिन डिविडेंड कहीं से भी डेबिट हम उसको नहीं कर सकते, हम उसको कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इशू करना महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या कहीं से लोन लेते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए तो वो हमें सस्ता पड़ता है। तो हम देखेंगे कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या सही रहता है। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब देखो कॉस्ट, अब देखेंगे ना कि हाँ भी कौन सा इसमें से जो है वो हम उठाएंगे कि अपने बिजनेस में हमें फंड्स लेके आने हैं तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब अगर हम डेट इशू करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए हमें डिविडेंड इशू करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। अब डिविडेंड तो अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम अपने बिजनेस में देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन जो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी है, वो हमें देना ही देना है। हमारे जो भी जैसे कि अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर हालत में देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट कहीं से भी ना आ रहे हो, लेकिन आपको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से उसको एडजस्ट करके। अगर आपके बिजनेस में फेवरेबल कंडीशन है, अगर आपके बिजनेस में आपको लगता है कि अच्छी कंडीशंस चल रही है, हम किसी की पेमेंट कर देंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको डेट के तौर पे जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था। अब रिस्क में देखेंगे कि अगर रिस्क ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि हाँ भी मेरे बिजनेस में तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट हो भी सकते हैं नहीं भी, अब अगर आपने उसके तौर पे डेट इशू कर दिया, ठीक है, कहीं से लोन ले लिया, तो वो तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डेट की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर आपके पास रिस्क ज्यादा है तो। अब कैश फ्लो पोजीशन, कि आपके बिजनेस में कैश आ रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम आपके बिजनेस में कैश आ रही है, अच्छी कंडीशंस है, आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, डेट जो डेट ले रहे हो आप, जो कहीं से लोन ले रहे हो उसकी पेमेंट कर सकते हो, तो आपको चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। तो आप सस्ते के साथ जाओ, तो आप डेट इशू करके अपना पैसा ले लो। नेक्स्ट है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट।
अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि आपको खर्चा करना ही करना पड़ता है। अब आपको रेंट, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो आपको देना ही देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डेट की तरफ फिर नहीं जाना चाहिए। फालतू का क्यों खर्चा आपने अपने से मोल लिया। लास्ट है कंट्रोल कंसीडरेशन। अब कंट्रोल कंसीडरेशन का क्या मतलब है, अगर मान लो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से अपना पैसा जो है वो रेज कर रहे हो, अपने फंड्स लेके आ रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो आपकी कंपनी में क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं। वो तो आपके हर डिसीजंस में दखल अंदाजी करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भी मुझे कोई दखल अंदाजी करने वाला अपने बिजनेस में चाहिए ही नहीं है, तो आप इक्विटी शेयर्स की तरफ मत जाइए, वहां से अपने फंड्स रेज मत कीजिए। तो आप डेट से ले लो, ठीक है। तो वो आपके बिजनेस में कोई भी कंट्रोल में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो अब आपकी मर्जी है, तो आप इसमें से किस तरीके के साथ जाना चाहोगे, ठीक है। आप किस तरीके से कौन सा फंड जो है वो रेज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। तो अभी हम करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन। इतना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है, अब देखो कि हमारे पास अगर प्रॉफिट्स है ना बिजनेस के अंदर, तो कितना तो पोर्शन हम उसका शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। अब कितना जो पोर्शन है हम अपने बिजनेस में खुद ही बचा के रख ले। अब शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। अब जो हमारे बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अपने बिजनेस में ही रख ले। लेकिन हमें इसको मैनेज करना चाहिए सिचुएशन को, ठीक है। जितना डिविडेंड उनका बनता है उतना उनको देना चाहिए, और जितना हमें लगता है कि सही अगर जितना हमें लगता है कि इतना हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए इतना डिविडेंड हमें नहीं देना चाहिए, तो वो नहीं देना चाहिए, वो अपने बिजनेस में बचा के रखना चाहिए। इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। अब देखो, फर्स्ट है इसमें अर्निंग। अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कई बार ना ऑर्गेनाइजेशन ये वाली पॉलिसी अपनाती है कि हाँ भाई हमें ना अपने बिजनेस का जो डिविडेंड देना है वो हमें स्टेबल रखना है। चाहे हमें प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाए तब भी हमें उतना ही डिविडेंड देना है, चाहे हमें प्रॉफिट्स कम हो जाए तो हम अपने रिटेन अर्निंग में से वो वाला दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमें डिविडेंड तो उतना ही देना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने सोच लिया कि हमें तो डिविडेंड 100 रुपए देना है, ठीक है। अब चाहे हमें प्रॉफिट ज्यादा भी हो तो भी 100 देना है, चाहे हमें लॉस भी हो जाए तो भी हमें 100 ही देना है, बस उनको मैनेज करके, बस 100 से ज्यादा हमें उनको डिविडेंड नहीं देना। तो ये स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो अगर हमें लगता है, तो अगर हम देखेंगे कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है तो फाइनेंस हमें ज्यादा चाहिए, पैसे चाहिए। अब बाहर से फंड रेज करने से अच्छा है कि हम अपने बिजनेस में ना रिटेन अर्निंग कर ले पहले ही, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें रिटेन अर्निंग करनी चाहिए, और मिनिमम पार्ट यानी कि थोड़ा जो पोर्शन है वो हमें उनको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में अच्छी खासी कैश आ रही है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस है, तो ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और अगर उसका उल्टा लग रहा है कि हाँ भाई हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ा कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन रहता है, अब द शेयर की वैल्यू भी अप एंड डाउन चलती रहती है। अब उसकी मार्केट वैल्यू तभी बढ़ती है अगर लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर उनको नहीं लगता ना कि हाँ भाई ये कंपनी डिविडेंड ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके राजी, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे वहां पे। वो भी वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स की, जहां पे उनको लगे कि हाँ भी फायदा है कि ये वाली कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसकी शेयर की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट तक कितनी पहुंच है आपकी। अगर आप वहां से अपने फंड्स को रेज कर सकते हो ना, तो आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। कंट्रेक्चुअल कंसेंट रेट्स, इसमें क्या होता है कि हाँ भी जो कई बार अगर आप लोन के थ्रू अगर अपने बिजनेस में पैसा लेके आते हो तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपको डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर करना है तो थोड़ा ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। टैक्सेशन पॉलिसी, पहले के टाइम में ये होता था कि अगर जितना ज्यादा आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना कम अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो इतना कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चाहे आप ज्यादा दो या कम दो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपको ज्यादा ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारे फंड्स हैं उसको ढंग से कहीं यूटिलाइज करें, ठीक है, फालतू में हम अपने पैसों को इधर उधर वेस्ट ना करें, इस तरीके से हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करें कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। और एक होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो, यानी कि जो उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो उनका पैसा जो है वो बढ़कर और भी ज्यादा हो जाए।
अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, XYZ एक कंपनी है, किसी पर्सन ने 100 शेयर्स परचेज कर रखे हैं और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 ईच है, ठीक है। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितने शेयर्स हैं उतनों को नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको हर एक शेयर की जितनी अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने के बने उसके, 10,000 के, ठीक है। अगर मान लो शेयर की मार्केट वैल्यू हो जाती है ज्यादा बढ़ के, पहले कितनी थी, 100 थी, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, अब उसी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, अब हम 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000। और अगर हो सकता है कि शेयर की मार्केट वैल्यू कम हो गई, 80 रुपीज पे चली गई, तो अब 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,000। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो बढ़े, ठीक है। इस तरीके से काम करें कि हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है बढ़े। अगर उनकी वेल्थ बढ़ेगी तो उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी उनका साथ के साथ बढ़ेगा। अब देखो 10,000 थे, उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। तो इसलिए तो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अभी ये जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, हमें ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि उस जगह पे डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। फाइनेंसिंग डिसीजन इस तरीके से लेना चाहिए कि अगर हम डेट के थ्रू भी कैपिटल जो है रेस करते हैं, फंड रेस करते हैं, शेयर कैपिटल से फंड रेस करते हैं, तो जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम से कम आए और ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजंस लेना चाहिए, यानी कि इस तरीके से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना तो हमारे जो है डिविडेंड होल्डर्स जो होते हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको भी ना बुरा लगे, उनको भी ठीक मिल जाए और हम अपने बिजनेस में रिटेन अर्निंग्स भी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो डिसीजंस है वो ले सकते हैं, तो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने आप ही हो जाएगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग का और रहता है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, अब जैसे हम कुछ लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग यानी कि पहले ही कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि ये काम किस तरीके से किया जाए, वो क्या होती है, बेसिकली एक प्लानिंग ही होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, यानी कि फाइनेंस की प्लानिंग करना। अब पहले सोचना कि हमें कितने फंड्स की जरूरत है, वो फंड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और हमें वो जो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर हम कहीं और से वो फंड्स अरेंज करते हैं तो, और जो हमने फंड्स अरेंज करे हैं उसका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऊपर कॉस्ट आई है हम उसको बियर करके हम उससे ज्यादा क्या रिटेन करें, हम अपना प्रॉफिट रिटेन करें, हमारे पास प्रॉफिट आए, ठीक है, उससे ज्यादा रेट से। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या बताया है, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग वेल इन एडवांस, पहले ही एडवांस में कोई चीज का पता लगा लेना, हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। अब कितने फंड की जरूरत है एक बिजनेस के अंदर, कितने फंड्स की जरूरत है, आफ्टरवर्ड उसके बाद डिसाइडिंग फ्रॉम विच सोर्स द फंड्स आर टू बी कलेक्टेड, और जो हमें कितने फंड्स की जरूरत है, अब आगे उन फंड्स को हम किस किस सोर्सेज से उसको इकट्ठा करें, एंड प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स, और जितने भी हमने फंड्स को इकट्ठा किया है, जो भी हमने फंड्स इकट्ठे कर लिए हैं, उसका हमें अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आ गई हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का ये मीनिंग है। आगे इसकी प्रोसेस बताई है कि प्रोसेस क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में तो बताएंगे कि लिक्विडिटी जो है हमें अपने बिजनेस के अंदर मेंटेन करके रखनी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो है ना, वो हमें लिक्विडिटी इस तरीके से मैनेज करनी है कि हमारे बिजनेस के अंदर हर वक्त फाइनेंस अवेलेबल हो, हर वक्त हमारे बिजनेस के अंदर पैसे हो, अगर हमें किसी की पेमेंट भी करनी है तो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में यानी कि हम अलग अलग सोर्सेज से फंड्स को कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। अब पॉलिसीज बनाना, अब कोई काम करने के रिगार्डिंग हम पॉलिसी बनाते हैं, अब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी हमारी अलग अलग तरीके की हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, डिविडेंड की पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। अब जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर की पॉलिसी क्या हो सकती है कि स्टार्टिंग की जब हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है तो इक्विटी शेयर से ही हम अपने फंड्स को मतलब पैसा कलेक्ट करेंगे। इक्विटी शेयर से ही क्यों कलेक्ट करेंगे, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर को कि हमने पेमेंट करनी ही करनी है। ये तो डिबेंचर से अगर हम लेते हैं या कहीं से लोन लेते हैं तो उस केस में होता है,
अदरवाइज हमें पेमेंट नहीं करनी होती। डिविडेंड पॉलिसी की, अगर हम स्टार्टिंग में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो डिविडेंड तो देंगे, लेकिन थोड़ी कम रेट से डिविडेंड देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के तौर पे हो सकता है कि हाँ भी स्टार्टिंग की जब हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है तो हम उधार तो देंगे माल, ठीक है, लेकिन उन कस्टमर को जो अच्छे रेपुटेटेड कस्टमर है, यानी कि जो बाद में पेमेंट कर सके। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अब यानी कि प्रोसीजर का मतलब क्या है कि कोई भी काम किस सीरीज में करना है। अब मान लो क्रेडिट में कोई भी सामान सेल करना, वो हमारी फर्म की पॉलिसी है। अगर हमें टाइम पे पेमेंट ना मिले तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको लेटर लिख के भेजेंगे, उसको फोन करेंगे, उससे पर्सनली जाके मिलेंगे, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है, हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, की जो हमें फाइनेंस इकट्ठा करना है वो हम टाइम पे उसको कलेक्ट कर ले, जितने भी सोर्सेज से हमें फाइनेंस चाहिए वो हम अच्छे से कलेक्ट कर ले। एंड टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, और जो हमारे पास फाइनेंस है ना वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि कम हो रहा है, या ये नहीं है कि ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हो। अगर कम है तो भी नुकसान है, ज्यादा है तो भी नुकसान है। अगर हमें फंड्स की जरूरत तो थी 5 लाख रुपए की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 10 लाख रुपए फालतू के अवेलेबल है। अगर हम उसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमारे पास कहीं और से इंटरेस्ट आ रहा होता, लेकिन वो तो बेकार पड़े हैं। और अगर इसका ही वाइस वर्सा हो जाए, अगर हमें जरूरत तो हो 10 लाख की और हमारे पास फंड अवेलेबल हो 5 लाख रुपए, तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास सही अमाउंट में हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए, और जब जरूरत है जब होना चाहिए। ये नहीं है कि आज जरूरत है और फाइनेंस मिले 2 महीने के बाद, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बिजनेस के जो शॉक्स मिलते हैं, जो सरप्राइजेस मिलते हैं, अब ये किस तरीके से सरप्राइजेस वगैरह मिल सकते हैं। हो सकता है कि अचानक से बिजनेस में लॉस हो जाए और हमारे पास अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है, हम पहले ही प्लानिंग करके चलेंगे कि हाँ भी अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है हमारे आगे तो हम इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, यहाँ से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ से अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में, अब हर काम को करने के लिए हमारे पास फंड्स चाहिए, ठीक है, तो इसी तरीके से ही हमारा कोऑर्डिनेशन भी होगा। सेल्स एक्टिविटी के अंदर, परचेज के अंदर, प्रोडक्शन, फाइनेंस, तो हमें हर किसी फील्ड में चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। हमारा फाइनेंस की जो है वेस्टेज नहीं होगी। अगर हम सही से प्लानिंग करेंगे कि इतने फंड्स की जरूरत है, तो ये वाला केस जो है अप्लाई नहीं होगा कि जरूरत तो हमें इतने की है लेकिन हमारे पास इतने हो, ठीक है, इतने मतलब इतना गैप नहीं आएगा। अगर जरूरत इतने की है तो इतना ही अमाउंट हम अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये लास्ट है, इसमें क्या बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हमें अपने फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और किन किन सोर्सेज से वो कलेक्ट करने हैं, किन किन सोर्सेज से वो फंड्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, अब ये सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।